विज्ञान की दुनिया में कुछ चीजें बहुत ही अहम हैं और उनमें से एक है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। पर क्या ये हमेशा से इतनी सुलझी हुई और व्यवस्थित थी? नहीं। तो चलिए आज हम उस कहानी की पड़ताल करते हैं कि कैसे वैज्ञानिकों ने तत्वों की उलझी हुई दुनिया को सुलझाकर एक शानदार व्यवस्था दी। तो ये उलझन आखिर थी कैसी? जरा सोचकर देखिए। आपके हाथ में एक पहेली के सारे टुकड़े तो हैं, पर कोई तस्वीर ही नहीं है जिससे पता चले कि इन्हें जोड़ना कैसे है। कुछ साल पहले तक रसायन विज्ञान की दुनिया बिल्कुल ऐसी ही थी। तत्व तो खोज लिए गए थे, पर उन्हें समझने का, उनके बीच का रिश्ता जानने का कोई नक्शा नहीं था। और इस पहेली को सुलझाने में दशकों लग गए। सन 1800 तक की बात करें तो वैज्ञानिकों को सिर्फ 30 तत्वों के बारे में पता था। अब 30 की संख्या ज्यादा नहीं लगती है ना? लेकिन जैसे जैसे खोजें बढ़ीं, ये लिस्ट लंबी और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती चली गई। और आज हम 114 से भी ज्यादा तत्वों को जानते हैं। जरा सोचिए, इतने सारे टुकड़ों को बिना किसी नियम या पैटर्न के समझना कितना मुश्किल रहा होगा। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। तो इस व्यवस्था को खोजने की कोशिश शुरू कहाँ से हुई? देखिए, शुरुआती कोशिशें बहुत सीधी सादी थीं, जैसे तत्वों को धातु और अधातु में बांट देना। लेकिन ये काफी नहीं था। असली कहानी तो तब शुरू हुई जब डॉबेराइनर और न्यूलैंड्स जैसे वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के बीच गहरे पैटर्न खोजने शुरू किए। इन दो शुरुआती कोशिशों ने ही आगे का रास्ता तैयार किया। और दिलचस्प बात यह है कि इनके बीच लगभग 50 साल का फासला था, लेकिन दोनों ने ही तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज करने की कोशिश की थी। तो 1817 में एक जर्मन रसायनज्ञ थे, डोबेराइनर। उन्होंने एक अनोखा पैटर्न देखा। उन्होंने 3-3 तत्वों के ग्रुप्स बनाए, जिन्हें त्रिक या ट्राइड्स कहा गया। उन्होंने पाया कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे यहाँ सोडियम का द्रव्यमान लिथियम और पोटेशियम का औसत है। यह व्यवस्था की खोज में मिला पहला बड़ा सुराग था। डॉबेराइनर का आइडिया सही दिशा में एक कदम तो था, पर यह पूरी पहेली का हल नहीं था। उनकी ये तरकीब ज्यादा सफल नहीं हुई, क्योंकि उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे, उन सब पर यह नियम लागू हो ही नहीं पा रहा था। वे ऐसे सिर्फ 3 ही ग्रुप्स खोज पाए थे। लगभग 50 साल बाद 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स एक नया तरीका लेकर आए। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा और पाया कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से मिलते जुलते थे। यह बिल्कुल संगीत के सुरों जैसा था, जहां सा के बाद 8वां सुर फिर से सा ही आता है। लेकिन न्यूलैंड्स का यह संगीत जल्द ही बेसुरा हो गया। क्यों? उनका नियम सिर्फ कैल्शियम तक, यानी हल्के तत्वों पर ही ठीक से काम करता था। उन्होंने ये भी मान लिया था कि दुनिया में और नए तत्व खोजे ही नहीं जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग गुण वाले तत्व एक साथ आ गए और एक जैसे गुण वाले अलग थलग पड़ गए। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी खोज रुकी नहीं। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेंडेलीव। उनका काम इस खोज में एक जबरदस्त मोड़ साबित हुआ, जिसने अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने का रास्ता साफ कर दिया। मेंडेलीव के काम के पीछे सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा ही नहीं थी, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत विश्वास भी था। उन्होंने अपनी ये खोज अपनी मां को समर्पित की, जिनकी वजह से ही वो पढ़ लिख कर इस मुकाम तक पहुंचे थे। ये बात उनके वैज्ञानिक काम के पीछे की मानवीय भावना को दिखाती है। ये मेंडेलीव की सारणी का मूल सिद्धांत था। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, तब तक 63 तत्व खोजे जा चुके थे। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाया और साथ ही ये भी देखा कि किन तत्वों के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे हैं। मेंडेलीव की असली प्रतिभा उनके 2 साहसिक कदमों में दिखती है। पहला, उन्होंने कहा कि रासायनिक गुण ज्यादा जरूरी हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्व को कम वाले से पहले भी रखा जा सकता है। और दूसरा, जो सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने अपनी सारणी में जानबूझकर खाली जगह छोड़ी। उन्होंने हिम्मत से कहा कि यहां ऐसे तत्व आएंगे जो अभी तक खोजे ही नहीं गए हैं। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता था। मेंडेलीव ने न सिर्फ खाली जगह छोड़ी, बल्कि उन्होंने इन अनजाने तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने एक तत्व को नाम दिया एका एल्यूमिनियम और उसके परमाणु द्रव्यमान ऑक्साइड और क्लोराइड के सूत्र तक की भविष्यवाणी कर डाली। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ सालों बाद जब गैलियम नाम का एक नया तत्व खोजा गया, तो उसके गुणधर्म ठीक वैसे ही निकले जैसे मेंडेलीव ने भविष्यवाणी की थी।
ये उनकी आवर्त सारणी की सटीकता का जीता जागता सबूत था। इस एक सफलता ने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को उनकी सारणी को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। मेंडेलीव की सारणी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर यह भी परफेक्ट नहीं थी। कुछ सवाल अभी भी बाकी थे। हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए? समस्थानिकों का क्या करें? मतलब ऐसे तत्व जिनके गुण तो एक जैसे हैं पर द्रव्यमान अलग अलग। और कोबाल्ट निकल जैसी कुछ गड़बड़ियां भी थीं जहां क्रम सही नहीं बैठ रहा था। पहेली को पूरी तरह से हल करने के लिए एक आखिरी सुराग की जरूरत थी, और ये सुराग मिला 1913 में हेनरी मोज़ले के काम से, जिसने आवर्त सारणी को वो रूप दिया जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। मोज़ले ने बताया कि हम सब अब तक गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं। किसी भी तत्व की असली पहचान उसका द्रव्यमान यानी वजन नहीं, बल्कि उसकी परमाणु संख्या है। ये बस नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की गिनती है, एकदम यूनिक पहचान, जैसे हमारा आधार नंबर होता है। ये खोज सब कुछ बदलने वाली थी। चलिए कोबाल्ट और निकल वाली गड़बड़ी पर वापस चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से निकल को पहले आना चाहिए था, लेकिन जैसे ही उनकी परमाणु संख्या देखी गई, कोबाल्ट का नंबर है 27 और निकल का है 28, तो जाहिर है कोबाल्ट ही पहले आएगा। इस एक बदलाव ने मेंडेलीव की सारणी की एक बड़ी कमी को तुरंत दूर कर दिया। और बस इसी के साथ जन्म हुआ आधुनिक आवर्त नियम का। अब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बजाय उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। इस एक बदलाव ने मेंडेलीव की सारणी की लगभग सभी कमियों को सुधार दिया। तो व्यवस्था की यह सदी भर लंबी खोज रसायन विज्ञान के लिए इतनी जरूरी क्यों थी? ये सिर्फ तत्वों को एक साफ सुथरे चार्ट में रखने की बात नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज्यादा थी। तो ये यात्रा कैसी रही? हमने रासायनिक अव्यवस्था से शुरुआत की, फिर डोबेराइनर और न्यूलैंड्स के शुरुआती पैटर्न देखे। इसके बाद मेंडेलीव ने द्रव्यमान के आधार पर एक क्रांतिकारी सारणी दी, और आखिर में मोज़ले ने परमाणु संख्या के आधार पर इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि आवर्त सारणी सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये असल में पदार्थ का एक नक्शा है जो बताता है कि तत्व कैसा व्यवहार करेंगे, कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे और भविष्य में क्या खोजा जा सकता है। यह ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर मेंडेलीव अपनी अधूरी सारणी को देखकर भविष्य के तत्वों की भविष्यवाणी कर सकते थे, तो आज की ये पूरी सारणी हमें किन नई खोजों या विज्ञान के किन अनसुलझे रहस्यों की ओर इशारा कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो खोज की इस कहानी को हमेशा जिंदा रखेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।